बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैपेसिटर जो कि आप मैट्रिक में भी पढ़ते हैं और आपको इसके बारे में बड़ी डिटेल से वहाँ पे समझाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद चूंकि हमारे टॉपिक का हिस्सा है तो हम भी इसको थारोली डिस्कस करेंगे। तो कैपेसिटर को डिस्कस करने से पहले एक चीज़ यहाँ पे दोबारा बताऊंगा मैं, ताकि मेरे लिए आप ऐसे हैं जैसा कि आपने कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, उस हिसाब से मैं डील करूंगा। सबसे पहले मुझे एक कंसेप्ट रिवाइज करना है जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का। आपने पढ़ा होगा मैट्रिक में। ये मेरे पास एक इंसुलेटेड कंडक्टर है, इंसुलेटेड कंडक्टर, और ये एक कंडक्टर है जिस पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। पहले ये कहीं दूर पड़ा हुआ था और फिर मैंने क्या किया, इस चार्ज को उठाया और यहां पे लेके आया। जो ही मैं करीब लाऊंगा तो इस फिनोमेना के तहत ये होगा कि इस कंडक्टर पे जो कि पहले न्यूट्रल था, इस साइड पे नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा और इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। ये प्रोसेस जिसमें किसी भी चार्ज कंडक्टर की मौजूदगी में दूसरे इंसुलेटेड कंडक्टर, यानी जो न्यूट्रल कंडक्टर इंसुलेटेड होता है लेकिन यानी जिसका चार्ज जीरो होता है, इसकी मौजूदगी में उसकी एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज का आना, यानी इसके सेम चार्ज आना, और दूसरी साइड पे उसके अपोजिट चार्ज आ जाना, इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अगर मैं यहां से इसको हटा दूंगा, ये चार्जेस मेरे यहां से दोबारा खुद ब खुद गायब हो जाएंगे। यानी अगर मैं इसको दूर ले जाऊंगा या इधर इसका चार्ज हटा दूंगा, अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज की बजाय ये जो लाया हूं, ये मेरा अगर नेगेटिव चार्ज है, अब क्या होगा, इसकी वजह से जो इसके सामने वाली साइड है उस पे पॉजिटिव आना है, और जो इससे आगे वाली साइड आएगी उसके ऊपर यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। ये प्रोसेस जिसमें किसी भी कंडक्टर के ऊपर किसी चार्ज बॉडी की मौजूदगी में उसके एक साइड पे उस अप्लाइड कंडक्टर के अपोजिट चार्ज और दूसरी साइड पे सेम चार्ज आ जाए, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। बताने का मतलब ये था, हमारा जो टॉपिक है कैपेसिटर के अंदर वर्किंग प्रिंसिपल के तौर पे यूज किया जाता है इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को, इसलिए हम इसको वहां पे यूज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज कैपेसिटर? कैपेसिटर कैपेसिटी से निकला है, मीन कोई ऐसी चीज जिसके अंदर कुछ ना कुछ स्टोर करने की एबिलिटी है। तो कैपेसिटर बेसिकली इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू स्टोर चार्ज। इसका काम क्या होता है? चार्ज को स्टोर करना होता है। चार्ज की स्टोरेज का काम करवाना हो तो हम कैपेसिटर यूज करते हैं। दूसरे नंबर पे इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के ऊपर बेस्ड होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बता दी मैंने, चार्ज बॉडी की मौजूदगी में दूसरे इंसुलेटेड कंडक्टर के ऊपर चार्ज की मौजूदगी आ जाना। तीसरी चीज जो किसी भी डिवाइस के लिए, जो मेरा स्टाइल है आपको पता है मैं हमेशा इसी स्टाइल में डिस्कस करता हूं, तो तीसरा मुझे कंस्ट्रक्शन डिस्कस करनी है। कंस्ट्रक्शन के लिए आपने डायग्राम पे फोकस करना है। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले इट कंसिस्ट ऑफ टू मेटल प्लेट्स। ये मेटल प्लेट्स हैं ए एंड बी। ये मेटल, इट कंसिस्ट ऑफ टू मेटल प्लेट्स। ये मेटल प्लेट्स पर मुश्तमिल होता है ए एंड बी, जो भी उसको आप कह सकते हैं, विच आर प्लेस्ड पैरेलल। हाँ, जरूरी नहीं है पैरेलल हो, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो इसमें पैरेलल है। स्फेरिकल कैपेसिटर होगा तो उसमें स्फेयर में होंगी, वो शेप पे डिपेंड करेगा कैपेसिटर पर। और सेपरेटेड बाय सम इंसुलेटर, और बीच में यहाँ इनको सेपरेट किया जाता है, यहाँ कोई ना कोई इंसुलेटर रखा जाता है। ये इंसुलेटर एयर भी हो सकता है, शीट भी हो सकती है, ऑयल भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक। इसका मतलब ये हुआ कि कंस्ट्रक्शन के मेन पार्ट्स क्या हो गए?
दो मेटल प्लेट्स हो गई, एक इसके बाद इसके बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक हो गया। ये इसका मेन प्रोसेस मेन होता है। और वन प्लेट इज ऑलवेज कनेक्टेड इज कॉल्ड पॉजिटिव प्लेट। इनमें से एक प्लेट जो होती है उसको हमेशा फिक्स कहा जाता है, जो कि पॉजिटिव प्लेट कहलाती है। उसकी रीजन मैं बताता हूँ किस बेस पे होती है। एंड अदर इज कॉल्ड नेगेटिव प्लेट, और एक जो होती है उसमें से उसको हमेशा नेगेटिव प्लेट कहा जाता है। यानी ऑलवेज वन स्टोर्स प्लस क्यू चार्ज, एक के ऊपर हमेशा प्लस क्यू चार्ज स्टोर होता है और दूसरी के ऊपर जो है हमेशा माइनस क्यू चार्ज स्टोर होता है। दीज आर फिक्स्ड, दीज पोल्स आर फिक्स्ड, प्लेट्स आर फिक्स्ड। इसमें कोई जायज नहीं होती है कि आप कभी किसको पॉजिटिव बनाएं कभी किसको पॉजिटिव बनाएं। ये कंस्ट्रक्शन जब की जा रही होती है तो हमेशा एक ना एक पॉजिटिव और नेगेटिव फिक्स कर दी जाती है। नेक्स्ट चीज इसमें जो हमारी है वो हमारे पास वर्किंग है। वर्किंग में आपने लिखना है कि व्हेन कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू वोल्टेज सोर्स, जब कैपेसिटर को वोल्टेज सोर्स से जोड़ा जाता है, सच दैट पॉजिटिव प्लेट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव प्लेट जो होती है उसको पॉजिटिव से जोड़ा जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। नेगेटिव प्लेट जो होती है उसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है। फिर नेक्स्ट क्या किया जाता है, नेक्स्ट अब वर्किंग में होना क्या है, होगा ये कि ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, एक की बताऊंगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज ऑन द प्लेट ए विल प्रोड्यूस अ नेगेटिव चार्ज ऑन प्लेट बी। यानी जब आप इसको पॉजिटिव देंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से बी के ऊपर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। इस तरह अगर आप बी को नेगेटिव देंगे तो ए के ऊपर पॉजिटिव अपीयर हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से इनके ऊपर चार्जेस अपीयर हो जाएंगे, इनके ऊपर चार्जेस, लेकिन वो इसकी वजह से होंगे। और ये चार्जेस जो है आपने इनको जब फासले पे रखा हुआ है, मूवमेंट इनकी आपस में दोबारा नहीं हो पाती है, तो इस वजह से ये परमानेंट चार्जेस मौजूद रहते हैं। इसके लिए अगर आपको कोई इशू हो रहा हो तो एक एग्जांपल मैं यहाँ देता हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि कैसे पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस आपस में इकट्ठे आ सकते हैं। थोड़ी देर पहले तो आपने कहा था कि ये न्यूट्रल हो जाएंगे पोटेंशियल हटाते हुए। उसकी एग्जांपल अगर आपने पढ़ी हो मैट्रिक में, हमारे पास था कि ये मेरे पास दो स्पेयर है, मैं क्या करता हूं यहाँ पॉजिटिव चार्ज लाता हूं। अब मैं जो ही यहाँ पॉजिटिव चार्ज लाऊंगा तो इसकी वजह से मेरी ये प्लेट जो है एक इस पे नेगेटिव अपीयर हो जाएगा और इस स्पेयर के ऊपर यहाँ पॉजिटिव अपीयर हो जाएगा। ये होता क्यों है वहां नहीं बताया, सॉरी, इसलिए यहाँ देख लें। होता ये है कि जो ही आप पॉजिटिव लाएंगे जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो ट्रेवल करके इसकी अट्रैक्शन की वजह से यहाँ आ जाएंगे, यहाँ डेफिशिएंसी हो जाएगी, यहाँ अबेंडेंस हो जाएगी, यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर इसको हटाओगे ये चार्ज गायब हो जाएगा। लेकिन अगर हम हटाने की बजाय, इसको हटाने की बजाय इन्हीं प्लेट्स को इसी दौरान इसको न हटाएं और इनको हम सेपरेट कर दें, यानी इनके बीच में गैप क्रिएट कर दें। ऊपर देखें मैंने ज्वाइन करके रखा है, यहां मैंने इनको ज्वाइन नहीं किया है। तो अगर मैं इनको सेपरेट कर दूंगा, अब क्या होगा, इन चार्जेस के पास वापस जाने की चॉइस नहीं होगी, तो ये क्या हो जाएंगे, परमानेंटली चार्ज हो जाएंगे। यही काम वहां पे भी चार्जिंग, परमानेंट चार्जिंग के लिए किया जाता है, क्योंकि दीज आर ऑलरेडी सेपरेटेड और इस टेक्निक के जरिए इनको चार्ज किया जाता है। तो लंबी बहस में जाने से पहले वर्किंग दोबारा बता देता हूँ। पॉजिटिव प्लेट इज, वन प्लेट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, अदर इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। एक को पॉजिटिव से जोड़ते हैं, दूसरे को नेगेटिव से जोड़ते हैं। और फिर क्या होता है, हमारे पास जो पॉजिटिव से जुड़ती है प्लेट, उसकी वजह से प्लस क्यू चार्ज आने की वजह से दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू
हो जाता है, और अगर इसको कहें तो इसकी वजह से दूसरी पे पॉजिटिव आ जाता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से चार्ज। एक बात जो यहाँ बताई है, एंड दे आर इन कांटेक्ट, और ये कांटेक्ट दे रिमेन क्लोजर या दे मे रिमेन एट डिस्टेंस और स्पेसिफिक डिस्टेंस ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन। इनकी म्यूचुअल अट्रैक्शन जो होती है उसकी वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते रहते हैं, और ये एक दूसरे के साथ यहाँ पे मौजूद रहते हैं। लास्ट जो इसमें नेक्स्ट चीज है इंपॉर्टेंट, जिसको मिटाना चाहूंगा, मुझे जगह चाहिए। ठीक है, सॉरी। अब आ गई नेक्स्ट कैपेसिटेंस एंड इट्स यूनिट्स। नेक्स्ट चीज की तरफ बढ़ने से पहले आप देख लें, अगर यहाँ पे अब आपने यहाँ सपोज करना है कि सपोज Q इज द टोटल चार्ज स्टोर्ड। आपका जो टोटल चार्ज स्टोर्ड है पूरे कैपेसिटर पे वो Q है, व्हेन V वोल्ट इज पोटेंशियल अप्लाइड। तो अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटर, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V या पोटेंशियल डिफरेंस। Q is equal to CV. Here C is called constant of proportionality. आपका जो C है कांस्टेंट है, called कैपेसिटेंस। इसको आप क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस कहते हैं। नेक्स्ट कैपेसिटेंस की डेफिनेशन हो गई। कैपेसिटेंस खुद क्या होती है? कैपेसिटेंस बेसिकली एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। किसी भी कैपेसिटर की टू स्टोर चार्ज, किसी भी कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने की जो एबिलिटी होती है उसको कैपेसिटेंस कहा जाता है। अब इसकी इक्वेशन बनाई जाए अगर, तो इस इक्वेशन के मुताबिक C बन जाता है Q ओवर V। नेक्स्ट फेज इसके यूनिट्स का आता है, तो यूनिट इसके कुछ यूं लिखेंगे कि हमारे पास यूनिट, यहां पे और कीजिएगा, चार्ज का यूनिट कूलम है, पोटेंशियल का वोल्ट है, तो ये बन जाएगा कूलम पर वोल्ट, जिसको फैरेड लिखते हैं। ये है इसकी, और आखिर पे बस सॉरी, इसके लिए मुझे थोड़ी सी एक्स्ट्रा इसकी जगह पर की जरूरत पड़ रही है। तो 1 फैरेड कब होगा? जब 1 कूलम चार्ज हो, 1 वोल्ट पोटेंशियल हो। मतलब कैपेसिटेंस विल बी 1 फैरेड इफ पोटेंशियल अक्रॉस द प्लेट्स इज 1 वोल्ट। अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल हो, 1 कूलम चार्ज यहाँ पे स्टोर होगा, तो आपकी जो कैपेसिटेंस होगी वो 1 फैरेड के इक्वल होगी। ये एक छोटा यूनिट है, इसके अलावा बड़ा यूनिट है, इसके अलावा माइक्रो फैरेड, पीको फैरेड, नैनो फैरेड, ये भी इसके अंदर यूज किए जाते हैं। ये पीको, नैनो, ये सारे प्रीफिक्सेस हैं, इनकी वैल्यूज आप खुद यूज कर सकते हैं। तो आखिर पे फिर से एक बार, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस इज एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, इट्स यूनिट्स आर फैरेड। 1 फैरेड वुड बी इक्वल टू 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 वोल्ट। डिफाइन करेंगे, अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल हो, 1 कूलम चार्ज स्टोर हो, तो उस कैपेसिटर की जो एबिलिटी होती है, उसकी जो कैपेसिटेंस होती है, वो 1 वोल्ट के इक्वल होती है। तो उम्मीद है कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब भी अगर कोई इशू आ रहा है, कोई चीज क्लियर नहीं हुई है, तो वीडियो को एक बार फिर देखिए, यहाँ तक वीडियो को एक बार फिर देख लें, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। इसके साथ ही है दूसरा जो हिस्सा है हमारा लेक्चर का, वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए आपने क्या करना है? कंसीडर अ पैरेलल कैपेसिटर। आपने एक पैरेलल कैपेसिटर कंसीडर करना है कंसिस्टिंग ऑफ 2 प्लेट्स A एंड B, जो 2 प्लेट्स A और B रखता है, 2 और A और B प्लेट्स हैं।
सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, जिनके पास दो, यानी आपके सबसे पहले आपने इसमें बताना है दो प्लेट्स हैं ए और बी और साथ में सेपरेटेड बाय डी। सेपरेशन जो इनकी बीच में फासला है जैसा मैंने आपको शो कर दिया है वो आपके पास डी है। और फिर आपने ये भी बताना है कि ए इज पॉजिटिवली चार्ज प्लस क्यू चार्ज और बी इज नेगेटिवली चार्ज, इसके बी के ऊपर जो है वो माइनस चार्ज है। और तीसरी बात जो इसमें अहम है बताने वाली वो है कि सपोज V1 इज द पोटेंशियल एट ए के ऊपर जो पोटेंशियल है वो V1 है और बी के ऊपर जो पोटेंशियल है ए के ऊपर जो पोटेंशियल है वो V1 है और बी के ऊपर जो पोटेंशियल है वो V2 है। अकॉर्डिंग टू concept of electric field as a potential gradient, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, तो ग्रेडियंट निकालने के लिए चेंज इन पोटेंशियल हमारे पास ये देखें, इसको हम लिखते हैं V2 माइनस V1, यानी सेकंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट किया डिवाइडेड बाय, यहाँ क्लियर नजर आए ताकि ये D है। और फिर आपने बेटा ये करना है कि ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये शक्ल आ जाएगी और फिर V1 माइनस V2 जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल है, तो इसको सिंपल V ओवर D लिख सकते हैं। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी जो कि आपको आगे यूज करने में फायदा होना है इसका, ये आ गया पहला हिस्सा। इसी तरह नेक्स्ट जो है हमारे पास एक और बात भी याद रखनी है हमने कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ charge density, when there is a charge on some area its density is charge per unit area, तो charge density प्लेट्स की होगी सिग्मा Q ओवर A और सिग्मा होगा Q A के इक्वल। लेकिन इन सारे स्टेप्स में आगे जाने से पहले हमारी जो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर होती है वैक्यूम के अंदर C वैक्यूम, वो आपके पास Q बाई B होती है। एक स्टेप आप इसको जहन में रखिएगा, ए स्टेरिक इसको बना दें क्योंकि ये मैंने उसको पहले से कह दिया है। ये तो थी सपोजिशन जो आपने खुद की। अब नेक्स्ट फ्रॉम गाउस लॉ वी हैव डिराइव्ड, हमें ये क्लियरली पता है कि E जो होता है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर सिग्मा Q A के बराबर, Q ओवर A के बराबर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो इसमें आएगी वो आएगी सिग्मा Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन B बना दें। पहली इक्वेशन आपकी ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन है। इससे पहले आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इक्वेशन है वो ये V बाई D है। कंपेयर कर लें आप A और B को, A एंड B। ये आपकी है V बाई D और ये है Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। एक काम कर लें, इनकी जगह चेंज कर दें, सिर्फ इनकी, इसको और इसको आपस में चेंज कर दें। मैं इसको रेड से ही लिखता हूं ताकि आपको क्लियर नजर आए कि मैंने किसकी जगह चेंज की है। ये वाली जगह चेंज कर रहा हूं मैं, इसको लेकर जा रहा हूं इधर और इसको लेके आ रहा हूं इधर। अब एक स्टेप और करें, इसका रेसिप्रोकल लें। मैं बताता हूं क्यों रेसिप्रोकल लें। रेसिप्रोकल इसलिए कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड फॉर्म है ये वाली, ये कैपेसिटेंस की इक्वल नहीं है, तो आप इसको Q बाई V कर दें और ये आपके पास आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट ओवर T। इसको आप क्या लिख सकते हैं जरा गौर से देखें। इस इक्वेशन के मुताबिक C वैक्यूम है तो आप लिख सकते हैं C वैक्यूम इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। ये है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फॉर फ्री स्पेस, जब आपका मीडियम नहीं होगा। तो यहाँ तक एक जगह फिर देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, एक मीडियम के लिए भी निकाल लेते हैं। हाँ जी जनाब, हमने क्या करना है, सपोज वी हैव अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर
consisting of two plates A and B. A is positively charged, B is negatively charged, and V1 is the potential at A and V2 is the potential at B, and suppose sigma be the charge density of the plates. उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, E del V over R, del V यहाँ लिखा है V2 माइनस V1, इससे ये सब्ट्रैक्ट किया है, और उसके बाद हमने क्या कर दिया, जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया V1 माइनस V2, और ये डेल V आ जाएगा आपके पास। यहाँ आपकी चॉइस है, आप चाहे V2 माइनस V1 लिखें, V1 माइनस V2 लिखें, आपको वही V ही आना है। पोटेंशियल डिफरेंस उसको V से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद सिग्मा जो होता है Q ओवर A होता है, सिग्मा इज इक्वल टू QA, फिर C वैक्यूम जो होता है Q बाई V होता है। अब ये यहाँ पे आपने इनको सेव कर लेना है, ये इक्वेशन A, इसको मैंने इस तरह रखा है। उसके बाद E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको याद हो, एप्लीकेशन ऑफ गाज लॉ जो है, अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के अंदर जो हम पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, उसकी ये वैल्यू आती है, सिग्मा खुद Q ओवर A है, तो उसको उठा के इसमें पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ये जो वैल्यू नजर आ रही है, इन दोनों को कंपेयर करें तो ये, उसके बाद इनकी जगह चेंज करें। अब मैंने यहाँ से आगे रेसिप्रोकल लिया, अब ना ले कोई मसला नहीं है। मैंने क्यों लिया है, क्योंकि मुझे C वैक्यूम के इक्वल करना है, वो Q बाई V है, यहाँ V बाई Q है, तो मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, Q बाई V, ये एप्सिलॉन नॉट, ये भी रेसिप्रोकल हो गया, और C वैक्यूम आपके पास आ गया A एप्सिलॉन नॉट ओवर G। ये आपकी कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कैपेसिटर आ गई। आखिरी चीज इसके अंदर जो डिस्कसेबल है, जिसको हमने डिस्कस करना है, वो हमने ये करना है कि हमने ये निकाली C वैक्यूम A एप्सिलॉन नॉट ओवर D, ठीक हो गया। अब आप ये करें कि आप कहें इसमें कि सपोज कि आपके पास मीडियम जो है वो कोई और है, फॉर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, फॉर डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, यानी कोई भी मीडियम हो, तो आपका ये जो C मीडियम बनेगी वो क्या होगी, वो आपकी चेंज हो जाएगी, परमिटिविटी जो आएगी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D आ जाएगी। इसको अगर आप इक्वेशन CD का नाम दिया है आपने, तो इस इक्वेशन को आप इक्वेशन E कहें। अब देखिएगा, ये जो C मीडियम है, इसको हम अगर यूं लिख दें एप्सिलॉन R, तो बाकी जो जिसको आप देख पा रहे हैं, ये सारी की सारी जो नजर आ रही है, ये A एप्सिलॉन नॉट ओवर D, ये वैल्यू आपकी ये वैल्यू है। तो इस वजह से आपका जो C मीडियम लिखा जाएगा वो होगा एप्सिलॉन R इंटू C वैक्यूम, और यहाँ पे आपकी आखिर में एप्सिलॉन R को भी आप डिफाइन कर सकते। इससे पहले क्या क्लियर होता है, इससे ये क्लियर होता है कि आपका जो मीडियम होता है, C मीडियम जो कैपेसिटेंस होती है, वो C वैक्यूम से हमेशा बड़ी होती है। कितनी बड़ी होती है, एप्सिलॉन R टाइम बड़ी होती है। आखिरी स्टेप यहाँ पे जो आपने करना है, एप्सिलॉन R को डिफाइन करना चाहें तो ये है आपके पास C मीडियम डिवाइडेड बाई C वैक्यूम। थ्योरी में मैं लिखूंगा नहीं, इतना ही बता देता हूँ ये क्या है। इसको पढ़ा जाता है रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर व्हेन देयर इज मीडियम टू द कैपेसिटेंस व्हेन देयर इज नो मीडियम। जब दो कैपेसिटेंस का रेशियो, जब प्लेट्स के बीच में यहाँ पहली दफा मीडियम होता है, और जब मीडियम नहीं होता है, उन दो का जो रेशियो होता है उसको रिलेटिव परमिटिविटी कहा जाता है। आखिर में डिपेंडेंस किन फैक्टर्स पे होती है, तो अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग कैपेसिटेंस। तो ये आपका C का जो फार्मूला ऊपर आ गया, C मीडियम वाला, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D, इसकी बेस पर आपकी कैपेसिटेंस जो है जिन पे डिपेंड कर रही है वो फैक्टर देख लें। ये सबसे पहले एरिया ऑफ द प्लेट्स हैं, ये आपके पास मीडियम ऑफ द प्लेट्स है,
और ये आपके पास सेपरेशन है, सॉरी मार्कर ये साथ क्लियर लिख लो। ये आपके पास कंफ्यूजन सेपरेशन, इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है वो एरिया पे, मीडियम पे और तीसरा सेपरेशन पे डिपेंड करती है। और ये बात भी याद रखें कि इन दो के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल इन पे डायरेक्ट होती है और इसके जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है। तो ये था हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, इसको कैसे फाइंड करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। यहाँ तक अगर कोई इशू है आपको तो कमेंट कीजिए, अपने सवाल पूछिए। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।